नमस्कार। द फेडरल देश के खास कार्यक्रम श्रीनी से संवाद में आप सभी का स्वागत है। शनिवार को पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बतौर मंत्री अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जिंजी की ताकत इसमें देखने को मिली। जिस प्रकार से कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन 1 महीने से ज्यादा समय तक जंतर मंतर पर चला, विपक्ष भी संसद से लेकर सड़कों पर आंदोलित रहा और उसका असर हमने देखा कि 12 साल में पहली बार किसी आरोप को लेकर मोदी सरकार के कद्दावर मंत्री का इस्तीफा हुआ। लेकिन इस मंत्री जो इस्तीफा हुआ, इसको किस तरीके से लिया जाए, इसके क्या मायने हैं और इसको भारतीय राजनीति में आने वाले समय में इसको किस संकेत के तौर पे देखा जाए। कई लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं, तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ द फेडरल के एडिटर इन चीफ एस श्रीनिवासन जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका श्रेणी से संवाद हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद मनीष तो जी। सर, मेरा पहला सवाल, किसी को उम्मीद नहीं थी शनिवार के दिन अचानक से, हालांकि दबाव सरकार पर बहुत ज्यादा था। प्रधानमंत्री इंस्टाग्राम पर आ गए थे जनजी के आंदोलन के बाद, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का अचानक से इस्तीफा, इसको किस रूप में देखा जाए भारतीय राजनीति के लिए? देखिए, ये काफी बड़ा बदलाव है। जो पिछले 12-13 सालों में जो आपने जिस तरीके की राजनीति देखी है, उसमें एक बड़ा बदलाव का आगाह है ये, और ये पहला कदम है। ये जो चेतावनी आई है सरकार को, ये किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं आई है या किसी समाज के किसी संग्रहित लोगों से नहीं आई है। ये छोटे-छोटे बच्चे और बेरोजगार लोग और जो नौकरी पेशे हैं और उनको पूरी तरीके से तनख्वाह नहीं मिलता है, वो सब इसमें जुड़े हुए हैं। मुद्दा जो है वो शुरू हुआ था परीक्षा, परीक्षा की नीति, परीक्षा कराने की पद्धति, और जिस तरीके से पूरा का पूरा जो शिक्षा का व्यवस्था है उसमें वो बात फैल गई। उसके बाद वो फैलते-फैलते काफ़ी सारी चीज़ों में चली गई, और जिस तरह का लोगों का जो असंतोष था पिछले 10-12 सालों का, जो एक तरह बंद डिब्बे में था, आप कह सकते हैं कि वो बिखर कर बाहर आ गया। हमारी एक आपको याद होगा, हमारे एक एडिट मीटिंग में हमारे एक सहयोगी ने ये कहा था, वो तो ऐसा हुआ जैसे बोतल में शायद बहुत सारे कॉकरोच बंद से ढक्कन खुल गया तो सब बाहर निकल आए। तो ऐसे ही कुछ हुआ है। सभी तरह के लोगों के जो कठिनाइयाँ हैं, जो इन लोगों ने इतने दिनों से देखा है, वो एकदम इस एक कारण को लेके वो फट पड़ा है, वही हुआ है। तो सर, क्या जेनजी के प्रधान के इस्तीफे के बाद जेनजी का जो गुस्सा है, क्या इसके साथ ही अब सारा मामला खत्म हो जाएगा या इसको एक पेंडोरा बॉक्स के रूप में देखा जाए? क्योंकि कई सारे मामले हैं। ई20 पेट्रोल को लेकर मामला है, सरकार अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, जो कि हम लोग कई बार सर चर्चा कर चुके हैं, वेजेस को लेकर, घटती मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। तो ये एक पेंडोरा बॉक्स है, ये बाकी चीजों को भी उठाएगा या इसी के साथ जो सरकार पे दबाव था वो खत्म हो गया? मुझे नहीं लगता कि सरकार के ऊपर जो दबाव था वो खत्म हो गया। सरकार की उल्टा मुसीबतें और मुश्किलें बढ़ी हैं। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले एक एक ये पूरा का पूरा जो बच्चों का जो आंदोलन था या स्टूडेंट आंदोलन था, उससे एक चीज़ उभर कर आई है। वो कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा विमर्श करने लायक कोई चीज़ नहीं, एक छोटी-सी चीज़ उभर के आई है कि उन लोगों का एक डर जो था, समाज का एक डर जो था सरकार को लेके और उसके तंत्र को लेके, वो हट गया है। बच्चों ने जिस तरीके से स्टूडेंट्स ने, एजिटेटर्स ने, आंदोलनकारियों ने ये पूरा का पूरा जो मामला जंतर मंतर में रचा है, उसमें व्यंग का बहुत बड़ा एक किरदार है। और उपहास और व्यंग को उन्होंने एक ऐसे ताकतवर क्या के कवच और ताकतवर उसके एक तरीके का हथियार के तौर पे जेन जी ने इसको दिखाया है। और सामने वाला जो पुलिसिया है, पुलिस वाले हैं, या जो पूरा का पूरा जो व्यवस्था है, वो आपने देखा कि एक डर का माहौल क्रिएट करके इन एजिटेशंस को, जो कोई भी यदि कोई
आंदोलनकारी आता है तो बहुत सारे व्यवस्था हो जाती है, चाक चौबंद व्यवस्था जो हम कहते हैं। उसमें जो है डंडा लेके पुलिस वाले खड़े हो जाते हैं, बड़ी बड़ी मोटी मोटी रस्सियाँ और पानी फेंकने का वैन और टीयर गैस शेल्स और लाठियों के अलावा कई जगह पर आर्म्ड फोर्सेस भी आती हैं। अब उसको देखकर वैसे ही आदमी दहल जाए, डर जाए और जो आंदोलनकारी हैं वहाँ से भाग खड़े हों। उस तरह का एक पूरा का पूरा माहौल बन जाता है और सेक्शन 144 लग जाता है, इंटरनेट आजकल काट दिया जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती जैसे मेट्रो स्टेशन कई सारे बंद कर दिए गए, आप वहाँ पहुँच नहीं सकते हैं। इन सब चीज़ों से एक भय का वातावरण भी उससे होता है। मैं दूसरा भय की बात कर रहा हूँ कि आपने कुछ विमर्श सरकार के खिलाफ कोई आपका कोई विमर्श हुआ तो आपको ये भी कहा जा सकता है कि आप देशद्रोही हैं। यदि आप कोई बात सुबह आपने कुछ कही, शाम तक इतना बात का पतंगड़ बन जाता है कि जिस आदमी ने अपना मुंह खोला ऐसा लगने लगता है कि उससे बड़ा कोई शायद देश का दुश्मन ही ना हो और उसके ऊपर न्यायिक केस भी हो सकते हैं। पूरा का पूरा मामला इतना सीरियस और पूरा का पूरा ढांचा इतना भयावह कर दिया जाता है कि आपने ऐसा कैसे किया? पूरा का पूरा आपने तो हमारे पूरे ऐसा लगता है कि हर कोई जो है एक एक जो है हमारे उससे जुड़ा हुआ हो, पूरा का पूरा हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ हो। इस तरह का एक सीरियसनेस के खिलाफ सामने एक छोटा-सा मीम, एक छोटा-सा रील, एक छोटा-सा चुटकुला, एक व्यंग और तंज और उपहास, उसने ये सब तोड़ दिया है। अब पुलिस वाला क्या करे जब सामने उसके बच्चे खड़े हो के ये कहें, अंकल आपके बच्चे भी होंगे ना हमारे जैसे, आप उनको भी ऐसे ही मारते हो क्या? या कोई बच्चा कोई और मजाक करे, ये कागज दिखाया बोले कि ये, बोले ये तो कोरा कोरा कागज है, इसमें तो कुछ लिखा नहीं है। तो दूसरा बोलता है कि नहीं नहीं, ये इस सरकार के जितनी अभी तक की उपलब्धियों का उसका चिट्ठा है, आम आदमी को नहीं दिखाई देगा वो, आपको विशेष जो है चश्मा लगाना पड़ेगा तभी आपको दिखाई देगा। तो इस तरीके से कई सारे ऐसे मीम्स, कई सारे ऐसे रील्स और कई सारे एक नए हथियार के साथ जब जेन ज़ी सरकार के सामने आई, तो मुझे लगता है कि जैसे मैंने कहा एक उससे एक डर हट गया है कि तंत्र का जो डर होता है, तंत्र जो कहता है कि जैसे इन सब चीज़ों को उससे एक डर हट गया है। अब आम आदमी जो इस बात से डरा हुआ था कि क्या मैं अपनी बात रख सकता हूँ? क्या मैं ये कह सकता हूँ कि महँगाई हो गई है, मेरा गैस का दाम बढ़ गया है, सब्जियों का दाम बढ़ गया है, दाल महँगी हो गई है, पेट्रोल का ये सब मैं क्या कह सकता हूँ, मेरी नौकरी नहीं लग रही है। आप कुछ भी नहीं, सब चीज़ों पे एक जो भय का माहौल है वो हट गया। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब लोग उस डर हटने के कारण और सिर्फ चूंकि ये देश के जो कैपिटल में हुआ है, ये सब राज्यों में अब बात फैल गई है। अब वो जो माहौल है वो सिर्फ देश के राजधानी में नहीं है, सभी प्रदेशों में पहुंच गया है। तो सभी जगह जेंजी जो है एकदम वो आँख उन सबका खुल गया है। तो मुझे लगता है वो भिन्न-भिन्न तरीके से अपने जो कुछ भी उनके जो पेन पॉइंट्स रहे होंगे, जो उनकी दिक्कतें रही होंगी या उनके जो डिमांड्स रहे होंगे, उन सबको वो उठाएँगे। इसीलिए आप देख रहे हैं कि ई-20 का मामला आ गया है ना? जो एथेनॉल वाला, आप आप देखेंगे कई सारे ऐसी भी चीज़ें इसके साथ जुड़ती जाएँगी। तो मुझे लगता है कि मुश्किलें कम नहीं, बल्कि ज़्यादा हुई हैं सर सरकार लेकिन जिस तरीके का हमने देखा दिल्ली में हालात, स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, पेलेट्स गन तक चलाए गए। लेकिन अब दूसरे प्रदेशों में जिस तरीके से सरकार ऐसे-ऐसे स्टूडेंट्स जो कि बिहार में चाहे जिन जगह पे उन्होंने शिरकत की है आंदोलन में, उनको उनके हॉस्टल से उठाया जा रहा, उनके उनके घर से उठाया जा रहा। इस तरीके से सरकार क्या संदेश देना चाहती है? क्योंकि आज भी कई विजुअल्स आ रहे हैं अलग-अलग राज्यों में जहाँ पे ऐसे लोगों को पकड़ के पुलिस लेकर जा रही है और टीनेजर जो नाबालिग हैं उनको तो छोड़ दिया जा रहा है, जो छात्राएँ हैं उनको छोड़ दिया जा रहा है, लेकिन जो 18 वर्ष से ऊपर हैं उनको पुलिस अपने साथ डिटेन करके ले जा रही है।
तो इस तरीके से सरकार क्या माहौल बनाने की कोशिश कर रही है? देखिए, वही जैसे मैंने कहा कि तंत्र जो है वो एक तरीके से चलता है वो, और वो ये बजाय समझने के जनता जो है हमारे दुश्मन नहीं है। वो हमारे जो पूरा का पूरा एक राजनीति में हम जिस राजनीति का हमारा जो ढांचा है, हम जो है एक डेमोक्रेसी है ये, और सामने वाले को अपनी बात कहने का हक है और विरोध करने का हक है, डिफर करने का हक है। ये सब जो चीज़ें हैं ये धीरे-धीरे हमारे ज़हन से निकल गया है। पिछले कई सालों से आपने सुना होगा कि जो नेता बुलडोज़र भेज देता उसको माना जाता है कि वो ज़्यादा ताकतवर है। जो नेता जो है वो ज़्यादा अच्छा लॉ एंड ऑर्डर स्थिति को सँभाल लेते हैं। इस तरीके से एक पूरा का पूरा जो एक नैरेटिव बना था, तो मुझे लगता है कि उसी का एक्सटेंशन है। यदि सरकार जो जंतर-मंतर में जो चीज़ें हुई है, उसको समझ के यदि एहतियात के तौर पे वो और कदम उठाती है, तो उनके लिए अच्छा है। मगर यदि सरकार बजाय उसके ये सोचती है कि नहीं, हमको ये दबाव जारी रखना पड़ेगा, छात्रों को प्रदेशों में वो पकड़ सकते हैं, और जो 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 आपने कहा जो बालिग नहीं है उनको और जो बालिग छात्र हैं, बड़े 18 के ऊपर जो हैं, उनको हम पकड़ सकते हैं। इस तरीके से यदि बातें होती हैं तो मुझे लगता है कि ऐसे में अ, उन यदि सरकार सोचती है कि हम कंट्रोल में लाएँगे, वो नहीं होगा। आवाज़ और उठेगी। आपने सुना होगा जैसे असम में एक मंत्री के बेटी ने अपने पिताजी से कहा कि ये जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। वो कॉकरोच जनता पार्टी की बातों में ज़्यादा विश्वास रखती हैं। मतलब ये मंत्री के साथ ही हुआ। मुख्यमंत्री को ये कहना पड़ा कि आप देखिए, आप उस मंत्री को जाके उससे बार-बार सवाल मत पूछिए। वो अपनी बेटी के जो निर्णय है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उनको कहना पड़ा। कई अन्य राज्यों में यही हुआ। ये भी हुआ कि जहाँ बच्चे जो हैं अपने माँ-बाप के जो रवैया है और उनकी बातों से वो नहीं रखते, संयोग नहीं उनका उनसे वो नहीं है, वो अलग सोचते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को ये यदि इस तरह का यदि एक क्या एक आप शायद भाषा में शायद दमन भी कहते हैं, इस तरह का यदि कोई विचार है, उससे तो मुझे नहीं लगता कि कोई ये कम होगा, मामला उल्टा और बढ़ेगा। तो सर एक खबर और भी आ रही है कि ऐसे आपने देखा होगा जिस तरीके से इस बार जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट था। जेनजी हालांकि वो आपत्तिजनक भी शब्द थे, उसको उचित नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया टॉप लीडरशिप के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, लेकिन ऐसे अब पोस्ट को टारगेट करके पुलिस जो है उसको टेक डाउन कर रही है, ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स को सस्पेंड कर रही है इंस्टा पे, जिसके जरिए यूथ जो है कम्युनिकेट कर रहे थे। और इसको जेनज़ी किस तरीके से लेंगे, आपको क्या लग रहा? देखिए, कई बार जो मैसेजिंग है उसमें होता क्या है कि कौन दे रहा है मैसेज, कहाँ से आ रही है, इस पे काफ़ी कुछ तय करता है। कॉकरोच जनता पार्टी से यदि आप पूछें तो उनका ये कहना है कि देखिए, हमारे जो आंदोलन में कई और बाहर के आंदोलनकारी भी घुस गए थे, और उस आंदोलन को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने इस तरह का काम किया, उनका ये कहना है। उनका कहना अपना जबकि उनका ये कहना है कि हमारे जो लोग हैं वो व्यंग और तंज और इस तरीके से करते हैं, और व्यंग से ही काम चलाते हैं और इस तरह के नहीं कहते हैं। मगर ये कई बार जब आंदोलन बड़ा रूप लेता है तो कई इस तरह के विकृतियां भी उसमें आती हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। आप एक इर्रेवरेंस से एक बात अलग होती है कि आप किसी के बात पे वाकिफ ना हो तो उसके खिलाफ आप बोलें, तो वो एक बात होती है। मगर अभद्र भाषा का प्रयोग करें, वो उचित नहीं है। तो पुलिस ऑब्वियसली अपने जो कामकाज है उसको जस्टिफाई करने के लिए, उनके अपने जो कार्य की नीति है उसको ठीक बताने के लिए इन सबूतों को इकट्ठा तो करेगी। तो जो जेन ज़ी और बाकी लोग जो इन आंदोलन में जाते हैं, उनको इस बात का ख़ास तौर पे ध्यान रखना होगा। मगर देखिए, इससे जो मेन मुद्दा है, उससे हमको अलग नहीं हटना चाहिए।
ये सब उसमें विकृतियां हैं। मेन मुद्दा जो छात्रों का है और जो बाकी लोगों का है वो ये है कि शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है, बेरोजगारी है, महंगाई भी उसमें जुड़ गई है और जो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था है उससे भी एक सवालिया निशान है। तो बहुत सारे इस तरह से जो चीजें हैं उसको भी वो लोग उठा रहे हैं। बिल्कुल सर, वहाँ पे जो लोग आए हुए थे शनिवार को, द फेडरल देश की टीम गई हुई थी, तो पेपर लीक, सब लोग पेपर लीक से प्रभावित नहीं थे नीट के, लेकिन अन्य जो मुद्दे थे, अन्य पेपर लीक थे, उसके बारे में बहुत ही लोगों ने वोकल तरीके से हमारे रिपोर्टर के साथ वहाँ पे बातचीत की, अपने पॉइंट्स रखे। सर, एक एक जो महत्वपूर्ण आज संसद में बात देखने को मिली कि जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान संसद भवन पहुंचे, भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद उनका स्वागत करने के लिए खड़े थे, और जैसे ही वो अपनी गाड़ी से उतरते हैं, धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद, उनको पग पहनाया गया, जो मिथिलांचल का बड़ा वो प्रतिष्ठित पग माना जाता है, और उनके स्वागत में नारेबाजी और हंसते खिलखिलाते हुए गए। तो इसको किस तरीके से लिया जाए? भाई इसको आप देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि बजाय जो छात्रों का जो पूरा का पूरा आंदोलन है उसमें से जो मैसेज गया है उसके मूल रूप को समझने के बजाय आप अपने ही ढर्रे में यदि चलते रहे और धर्मेंद्र प्रधान को आप ऐसे बताएं जैसे कोई वो नेशनल हीरो हों या कोई उन्होंने बहुत बड़ा ऐसा काम किया है जिसके कारण उनकी प्रतिष्ठा बढ़ गई हो, ये तो नहीं कहा जा सकता ना। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान एक चिन्ह है अपने आप में, वो उनके ऊपर कोई वो नहीं है। वो एक शिक्षा मंत्री के तौर पे उनके ऊपर पूरा का पूरा जवाबदेही बनती है। ये पूरा का पूरा जो आंदोलन जवाबदेही को लेके है कि आप जो हैं सबसे उच्च पद पे बैठे हैं, आप सबका जवाबदेही आपके ऊपर बनता है। यदि कोई व्यवस्था नीचे ठीक से काम नहीं कर रही है तो उसका जवाब कौन देगा? देखिए, जो एनटीए के जो अफसरान हैं करीब 50 करीब आई थिंक 48 या 50 कुछ ऑफिसर 47 हैं, से। 47 उनको हटाया गया है। ये क्यों हटाया गया है और ये क्यों इतना देर से ये काम क्यों हुआ है? और आपने एक बड़ी कमेटी बिठाई है जिसमें बड़े बड़े लोगों को आप लाए हैं। नंद नीलेकनी उसमें चेयरपर्सन होंगे, जो यहाँ के आईआईटी मद्रास के कामाकोटी उसके एक मेंबर होंगे, सोमनाथ जी पहले जो इसरो के थे वो एक मेंबर होंगे। आप इन सब लोगों को क्यों ला रहे हैं आप? इसका मतलब कहीं न कहीं पूरी की पूरी व्यवस्था ठीक नहीं थी, आप इस बात को मानते हैं। और इसके पहले एक और कमेटी डॉक्टर राधाकृष्णन कमेटी, उसका 2500 पन्नों का उनका जो है पूरा का पूरा उसमें रिकमेंडेशंस थे उसमें। उसमें से कितने चीज़ों का आपने इम्प्लीमेंट किया है, उसका क्या वो है? वो सब चीज़ों को देखना चाहिए, बजाय ये कहने के कि जैसे मंत्री जो हैं धर्मेंद्र प्रधान जी बहुत बड़े हीरो हों, उनको एक हीरोइक वेलकम देना ये पार्लियामेंट में, ये मुझे नहीं लगता है कि ये कोई शोभा देता है। इसका मतलब ये आप समझिए ना, बाकी जो बाहर जो जितने आंदोलनकारी हैं उनको क्या मैसेज जाएगा? आप इसको अपने बाहर तो बच्चे ये कह रहे हैं कि देखिए हम आपके बच्चे हैं, आप हमारे बड़े हैं, हमारे हमको यदि कोई दिक्कत होती है आप हमारी बातों को मान के ठीक नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मगर उसको आप यदि संकीर्ण राजनीतिक नज़रिए से देखना शुरू करेंगे, उस चश्मे से देखना शुरू करेंगे कि ये जो है पार्टी पॉलिटिक्स है और हमें जो है विपक्ष को नीचा दिखाना है, इसलिए धर्मेंद्र प्रधान जी को जो है उनका जो है वेलकम करना है। तो मुझे लगता है कि उसमें दिक्कत है, क्योंकि वहाँ पर इंडिया अलायंस के लोग भी सामने खड़े थे और लोग कुछ उन्होंने भी खरी-खोटी सुनाई सरकार को। तो मुझे लगता है कि उसके उसके जवाब में थे, दे रहे थे इस तरीके से, मुझे नहीं मालूम। मगर इसका जो ओवरऑल मैसेज है पूरे देश में, वो पॉज़िटिव तो नहीं होगा। सर, इस पूरे आंदोलन के दौरान हमने देखा कि पहले सीजेपी का जो प्रोटेस्ट था वहाँ अपोजिशन नहीं था, कुछ एक नेता इंडिविजुअली जा रहे थे, उनका समर्थन उनको हासिल था, लेकिन कांग्रेस को लेकर, क्योंकि देश की सबसे बड़ी अपोजिशन है, कांग्रेस को लेकर राहुल गांधी जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास पे गए, उसके बाद सैटरडे को आपने देखा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पहले उन्होंने आइसा के स्टूडेंट्स के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया,
उसके बाद जब खत्म हुआ तो फिर एक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। कांग्रेस अपने आप को, क्या लगता है आपको, इस तरीके से रिलेवेंट कर रख पाएगी? क्या अपोजिशन फिर से एक ताकत के तौर पे उभर पाएगी? इस आंदोलन ने अपोजिशन के लिए क्या ग्राउंड अब खोल दिया है उसके लिए? देखिए, ये पूरा का पूरा जो लेसन है वो सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं है, पूरे के पूरे राजनीतिक तंत्र को है। जिस तरीके से जो राजनीति चल रही है, उससे बहुत साफ है कि उससे वाकिफ नहीं रखता है जो नया जेन जी है। जो नए पीढ़ी के जो लोग हैं, वो पूरे के पूरे इस राजनीतिक जो ढांचा है उससे उनका बहुत कम विश्वास है उस पे। ये दर्शाता है, ये नहीं कि सिर्फ पूरा का पूरा जो है ठीकरा जो है आप बीजेपी पे फोड़ें। कांग्रेस को भी इससे सचेत होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस तो पहले आ नहीं रही थी। जैसे आपने सही कहा कि वो जो आंदोलन शुरू हुआ और 26 दिन चला, कांग्रेस पार्टी तो वहाँ नहीं गई थी। भूख हड़ताल में सोनम वांगचुक बैठे थे, तब भी वहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं पहुँचे थे। आखिरी दिनों में कुछ लोगों ने जाना शुरू किया, मगर उसमें उनके बड़े नेता राहुल गांधी बिल्कुल नहीं गए हैं। और उनका ये कहना था कि उनको बुलाया नहीं गया, इस तरीके की कुछ बातें थी, मगर उन्होंने दूरी अपना बनाए रखी। ये सब जनता ने देखा है, बाहर भी लोगों ने देखा है। और उसके बाद तुरंत जो है उस दिन रात को जाके वो प्रधानमंत्री के घर के बाहर बैठ गए, और उसका अगले दिन 2 दिन बाद भी उन्होंने कुछ और आंदोलन किया। जी, गांधी देखिए, स्टेडियम। हाँ, महात्मा गांधी के उधर गए, तो ये सब जेन जी भी देख रहा है, जनता भी ये सब देख रही है। उनका देखिए, उससे जो है कांग्रेस को यदि लाभ मिलना हो, यदि राजनीतिक लाभ के लिए यदि वो कर रहा हो, तो मुझे लगता है कि इन सब मामलों से उतना फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात जरूर हमको माननी पड़ेगी कि राहुल गांधी जो युवक हैं, उनसे रिलेटेड बातों को वो कई दिनों से सामने रख रहे हैं। यदि कांग्रेस, सॉरी, कॉकरोच जनता पार्टी के आने के पहले ही राहुल गांधी बार बार ये बताते रहे हैं कि युवा कैसे दिक्कत में है। युवाओं की परेशानियों को हमेशा उससे आम जनता को अवगत कराते रहे हैं। आपको मालूम होगा, कोटा में उन्होंने काफ़ी बड़ा एक रैली भी किया था। उसके बाद देहरादून में भी एक रैली किया था, और भी वो रैली जो है जन आक्रोश या उनका जो है छात्रों की गूंज। छात्रों की गूंज, उनका अपना एक प्रोग्राम भी है। इसके अलावा भी वो बहुत बोलते आए हैं, मगर क्या है कि उसका पूर्ण तरीके असर क्यों नहीं हुआ जेन पे। जिस तरीके से बात फैली है कॉकरोच जनता पार्टी के आने के बाद, उस तरीके से कांग्रेस का वो जो आंदोलन है उसने क्यों नहीं जोर पकड़ा। वो इसलिए कि ये सब पॉलिटिकल पार्टीज के अपने पास्ट बैगेजेस हैं, इनके अपने जो हैं पिछले जो हैं बहुत सारे इनके दिक्कतें हैं, जिससे उन पर आक्रमण कर देता है। बीजेपी जो है उनको तुरंत देशद्रोही ठहरा देगा, ये कह देगा आप सांप्रदायिक हैं, जातिवाद हैं, आप जो हैं घूसखोर हैं, परिवारवाद से लोग आए हैं। देखिए, कई सारे ऐसे जो चीजें हैं ये उन पे चिपकती है, मगर कांग्रेस पार्टी पे और ज्यादा, क्योंकि वो काफी लंबे तौर पे उन्होंने सरकार चलाई है। अब इसलिए उन पर ये सब बातें जो है बहुत जल्दी से उसका वो सामना नहीं कर पाए। उसको तोड़ के सामने जो है आके अपने बात को रखने के लिए उनकी जो है वो उस तरीके से बात बनी नहीं। दूसरी तरफ उनका साथ मीडिया ने नहीं दिया। मीडिया जो है कोई बातों को मैग्नीफाई करता है, मीडिया जो है कई चीज़ों को दिखा नहीं रहा था। मेन लाइन मीडिया की बात कर रहा हूँ मैं, सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, और बाकी यूट्यूब इन सब की बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ एक दो मीडिया को छोड़ के ज़्यादातर जो है, जो बड़ी मीडिया है, उसने तो कई सारे आंदोलन की तरफ देखा भी नहीं। आप इसमें भी देखिए ना, 25-26 दिन के बाद ही बड़ी मीडिया ने 20-25 दिन के बाद ही वहां पर आना शुरू किया जंतर मंतर पे। वो भी शुरू में नहीं आ रहे थे। तो जो विपक्ष है उसके सामने एक बड़ा मुश्किल ये है कि उन पे अटैक तो बहुत जल्दी हो जाता है, वो अटैक मैग्नीफाई हो जाता है,
और इनको मीडिया स्पेस भी नहीं मिलता है। दूसरा, बहुत जल्दी उनके, क्योंकि अपने पुराने इतने सारे बैगेज हैं, उससे वो उभर कर सामने में आने में उनकी दिक्कत है। मगर कॉकरोच जनता पार्टी या उसके जो जो एजिटेटर्स हैं या फॉलोअर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके सामने ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वो एकदम नए नवेले हैं, उनको किसी बात से डर नहीं है, उनके आप ऊपर ऐसा अपेक्ष नहीं लगा, आप नहीं कर सकते, आप उनको देशद्रोही नहीं कह सकते। बहुत मुश्किल है कहना, क्योंकि कई सारे जो मिडिल क्लास के माँ बाप हैं, उनके बच्चे हैं, जो बहुत सारे लोग पार्टी के जो समर्थक थे, बीजेपी के भी, या इस सरकार के समर्थक हैं, उन्हीं के बच्चे हैं बहुत सारे। और ये बात माननी पड़ेगी, ज़्यादातर मिडिल क्लास हैं ये, शहर में रहने वाले लोग हैं। तो इनके ऊपर जब कोई इस तरह से कोई अटैक होता है, तो उसको जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है सरकार के लिए। सर एक बात तो आप ये भी मानेंगे कि कांग्रेस की जहाँ राज्य सरकारें हैं, कम से कम दक्षिण में, चाहे इधर हिमाचल में, वहाँ कम से कम उनको इस तरीके की नौबत नहीं आनी चाहिए कि पेपर लीक को लेकर उनके राज्य सरकारें पे शिकायतें हो, क्योंकि कर्नाटक का मुद्दा आज बिल्कुल गर्म है, जिसको बीजेपी उठा रही है। देखिए, एक इसमें जो पूरा का पूरा असंतोष आया है, वो शिक्षा को लेकर आया है। मगर हमको ये बात ध्यान रखनी होगी कि देखिए, आखिरकार शिक्षा जो है वो राज्य सरकार ही उसका पूरा पूरा का वो लेती है, उसको पूरा संचालन उनके हाथ में है। तो इस बात से ज़रूर मानना चाहिए कि सिर्फ देश लेवल पे नहीं, इवन राज्यों में बहुत सारी दिक्कतें आती रही हैं। पेपर लीक तो हर जगह हुए हैं, पेपर लीक राजस्थान में भी हुआ है जब कांग्रेस सरकार थी, कर्नाटका में भी हुआ है। दूसरा जो है, पूरी जो परीक्षा नीति है या पद्धति है, वो सिर्फ स्कूल और कॉलेज के बच्चों तक सीमित नहीं है। उसके आगे जो है, सरकार जो अपना कराती है, जैसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके जो परीक्षाएं कराती हैं, परीक्षा कराने के बाद कई सालों तक उसका रिजल्ट नहीं आता है। रिजल्ट आने के बाद लोगों का नियमन नहीं होता है, पोस्ट खाली छोड़ दिए जाते हैं, क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे दिक्कतें हैं। तो राज्य सरकारों को भी इन सब बातों से उनका उनको भी इसका ध्यान देना चाहिए। उनको भी लेसन है ये, सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं, जैसे मैंने कहा कांग्रेस पार्टी के लिए भी है, और नॉन बीजेपी जो स्टेट्स हैं उनके लिए भी ये बहुत बड़ी एक शिक्षा है। बिल्कुल। और सर अब लेकिन यहाँ से क्या, क्योंकि E20 पेट्रोल को लेकर आज अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया कि 1 अगस्त को वो एक बड़ा आंदोलन करेंगे। 4 अगस्त को एक बड़ी रैली संसद चलो होने वाली है E20 को लेकर, और राम मंदिर का मुद्दा तो गर्म है। तो इन सब को देखते हुए और पेपर लीक का अभी-अभी बस आंदोलन खत्म ही हुआ, लेकिन देश भर में और भी जगह चल रहे हैं। क्या कहा जाए, इस यहाँ से क्या नज़र आ रहा आपको सर, क्या समझ में आ रहा? देखिए, अंग्रेजी में एक शब्द है सेंसिंग एन अपॉर्चुनिटी। मुझे लगता है कि विपक्ष को लग रहा है कि शायद उनके सामने एक मौका है। अब आम आदमी पार्टी, जो कि बहुत आपको देख आपने वो दिल्ली से हटाए जाने के बाद मुख्यमंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर दोनों को जेल जाना पड़ा, बहुत सारे मंत्रियों को जाना पड़ा, कई सारे दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ा। अब वो सिमट कर सिर्फ एक सरकार पंजाब में उनकी रह गई है, पहले दिल्ली में भी थी। और आम आदमी पार्टी के सामने एक वर्चस्व की लड़ाई है, उनको लड़ना पड़ेगा। पंजाब में भी उनको कोशिश है कि वहाँ पर उनके जो सामने सामने जो खड़े हैं, वहाँ कांग्रेस एकदम सामने खड़ी है, दिल्ली में भी कांग्रेस खड़ी है। तो वो आम आदमी पार्टी परहैप्स उनके जहन में ये होगा, सोचती होगी कि हम एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं यदि हम देश भर में इस तरह के आंदोलन करके जनता को सचेत करें। दूसरी तरफ ऑपोजिशन में जो इंडिया अलायंस के जो लोग हैं, कांग्रेस के साथ जितने गठबंधन में उनके हैं, तृणमूल कांग्रेस हो या शरद पवार जी का एनसीपी हो या समाजवादी पार्टी हो, उनको भी जो है आगे चुनाव आने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला है, एसआईआर जो है कई राज्यों में चल रहा है। तो उनको भी शायद ये बात अब लगने लगी कि देखिए मौका अच्छा है, और हमको भी इस आंदोलन
सरकारी एक जो माहौल बन रहा है उसमें हमको भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। मुझे लगता है कि उस स्थिति से वो, और ऐसा नहीं है कि उनके सामने मुद्दे नहीं हैं। अभी तक इन मुद्दों को कैसे उठाया जाए और उन मुद्दों को कैसे पेश किया जाए जनता के सामने, इसमें जो है काफ़ी नाकामयाब रहे हैं विपक्ष। मगर इन जो बच्चों का जो ये हुआ, ये जो छात्र आंदोलन हुआ, उनसे शायद उनको एक नया एक बल मिला हो और वो सोचते हों कि ठीक है, अब लोग जो हैं इस बात से, जैसे मैंने पहले कहा, इस बात से अब उनका वो उठ गया, डर से एक जो एक वो था वो उठ गया, डर से अभी वो डरते नहीं हैं। तो इस मामले को आगे बढ़ाया जा सकता है। मुझे लगता है कि उस सोच से शायद राजनीतिक पार्टी, विपक्ष की पार्टियां आगे बढ़ने की और कोशिश करेंगी। तो सर आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता क्या यहाँ से आपको जो जैसी पहले थी वैसी ही नजर आ रही है, या उसको मतलब किस तरीके से आप आंक रहे हैं, यहाँ से उनको किस तरीके की चुनौती का सामना करना होगा? नहीं, हमें ये तो मानना पड़ेगा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, हमारे देश के सबसे लोकप्रिय नेता रहे हैं। अभी भी वो सबसे लोकप्रिय हैं माना जाए तो। उनका जो फॉलोइंग है, यदि आप किसी में भी देख लें, ट्विटर में देख लें, किसी में भी देख लें, बहुत ज़्यादा है। मगर इस आंदोलन के बाद उनका पूरा का पूरा जो एक स्वरूप है, जो एक उनका जो इमेज बिल्डिंग हुआ है इस पूरे इतने सालों में, उसमें बहुत बड़ा एक धक्का पहुंचा है। ये बात हमको मान लेनी होगी। और इस आंदोलन ने उनके कई सारे जो बहुत ही केयरफुली क्राफ्टेड जो कहते हैं, बहुत सोच समझकर जो एक पूरा का पूरा जो बिंब बनाया गया, उस बिंब को इस इस छोटे से एक हफ्ते का जो आंदोलन हुआ उसने तोड़ दिया है। ये बात तो माननी पड़ेगी। और ये एक ऐसा विषय है जिस पे बीजेपी को सोचना पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जो हैं उनके पार्टी का एक बहुत बड़े स्तंभ हैं, और पूरा का पूरा चुनाव जो वोट मांगा जाता है उनके नाम पे मांगा जाता है। तो उनका जो मेन जो आइडेंटिटी है उसी पे यदि घातक प्रहार हुआ है इस आंदोलन से, तो उनको इस चीज़ को थोड़ा-सा सोचना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हर पहलू पे विस्तार से हमारे दर्शकों को अपनी बातें रखी। और सर आपने द फेडरल देश के लिए समय निकाला, श्रीनी से संवाद कार्यक्रम के लिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, सभी नमस्कार, पहलुओं पे बात करने के धन्यवाद। लिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा श्रीनी से संवाद कार्यक्रम में हमने अपने एडिटर इन चीफ एस श्रीनिवासन जी से वार्तालाप किया, जिस तरीके से कॉकरोच आंदोलन हुआ, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, उसके बाद किस तरीके की देश में राजनीति देखने को मिलेगी, उस पर विस्तार से श्रीनिवासन जी ने अपनी बातें रखी। तो अभी तक आपने द फेडरल देश के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से आगे भी हम श्रीनी से संवाद कार्यक्रम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए।